कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मिर्ज़ापुर अभ्युदय में। यहाँ आज हम लोग एक नया सब्जेक्ट पढ़ेंगे जो है करंट अफेयर्स, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से चाहे यूपीएससी हो चाहे यूपीपीएससी हो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और अमूमन यूपीएससी में करंट से लिंक करके क्वेश्चन आते हैं, तो वहीं यूपीपीएससी में अगर हम देखते हैं तो डायरेक्टली 15 से 20 क्वेश्चन पुट ऑन होते हैं किससे, करंट अफेयर से। तो इसीलिए करंट अफेयर को हम लोगों को एक डे बाय डे पढ़ना भी ज़रूरी है और उसको एज अ सब्जेक्ट भी लेके चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अमूमन पीटी में जो लोग फेल होते हैं उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है करंट अफेयर का। लोग सोचते हैं चलो लास्ट में पढ़ लेंगे, बुक्स आ जाएंगी, घटना चक्र आ जाएगी, परीक्षा मंथन आ जाएगी, और इस चक्कर में गड़बड़ करते हैं। तो हम लोगों की आवश्यकता ये है कि जो डेली न्यूज़ पेपर को पढ़ना, एनालिसिस करना, जो हमें मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है और पीटी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, और एक विषय की समझ भी हमको डेवलप करती है। तो इसी के लिए करंट अफेयर के कुछ टॉपिक फैक्चुअल रहेंगे हमारे, कुछ थोड़े बहुत कंसेप्ट पे भी रहेंगे। उसमें मैं आपको बैकग्राउंड भी बताऊंगा कि जैसे कि किसी भी घटना को आप देखते हैं तो उसका बैकग्राउंड में क्या है। और दूसरी चीज़ क्या है कि मान लीजिए आप एमएसएमई से संबंधित कोई नया अपडेट पढ़ रहे हैं तो हम उसका बेसिक भी बताने का प्रयास करेंगे, और वो पीडीएफ में भी डाल दिया हूँ, तो जब आप तक पीडीएफ पहुँचेगी तो आपको वो भी चीज़ें मिल जाएंगी। हाँ, थोड़ा सा वीडियो पहुँचने में आप तक लेट होगा, ज़्यादा नहीं, 20-25 मिनट का ही गैप होगा और कुछ नहीं, तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। बाकी चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपना करंट अफेयर। देखिए हम लोगों ने मार्च अप्रैल ऑलमोस्ट ख़त्म कर चुके हैं। अब हम लोगों का जो बचा हुआ सेक्शन है वो है मई का। अब हम लोगों को मई और जून तक, क्योंकि जून का महीना भी ख़त्म होने वाला है, तो टारगेट ये है कि भाई 5 से 6 जुलाई तक हम लोग मई जून को भी कंप्लीट कर लेंगे। इससे क्या होगा कि हमारे 2 महीने के करंट अफेयर यहाँ पे भी मंथली करंट अफेयर ख़त्म हो जाएंगे। तो इससे एक बर्डन नहीं होगा, और चूँकि टेस्ट पेपर वगैरह होने वाले हैं, आप लोग के स्टार्ट होने वाले हैं, तो आप लोग जब क्वेश्चन देखेंगे तो रिविज़न करके भी आएंगे। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं अब हम लोग। सबसे पहली बात करते हैं 1 मई की। ये न्यूज़ है कि 18 वर्ष के ऊपर के लोगों के लिए कोविड-19 टीकाकरण अभियान शुरू कर दिया गया। तो पहला टीकाकरण अभियान कब शुरू किया गया था, तो ये जानना ज़रूरी है। ये चूँकि हम लोगों का फ़ेज़ 3 है, ये हम लोगों का फ़ेज़ 3 है। फ़ेज़ 1 कब शुरू किया गया वो सोचने वाली बात है। तो देखते हैं, 1 मई से हमने शुरू किया और पहला चरण जो था वो था 16 जनवरी से शुरू हुआ था, जिसमें ओल्ड एज के लोगों को पहले टीकाकरण हम लोगों ने दिया था। और ऐसा क्यों कर रहे थे हम, क्योंकि हमारे यहाँ जो प्रोडक्शन था और जितने लोगों का टीकाकरण करना था उसमें गैप था, क्योंकि प्रोडक्शन उस रेशियो में नहीं बढ़ा जिस हिसाब से हमारे पॉपुलेशन थी। तो पहले हम लोग जो हाईली रिस्क वाले लोग थे उनको पहले लगाए, फिर 45 साल के ऊपर वालों को लगाए। अब हम लोग क्या है कि चूँकि मई तक में इतना ज़्यादा कोविड प्रकोप हो गया, फिर ये हुआ कि युवाओं को भी, अर्थात 18 वर्ष से ऊपर वालों को भी हम लोग टीकाकरण देंगे। तो ये कौन सा फ़ेज़ है, फ़ेज़ 3। फ़ेज़ 1 कब से शुरू हुआ था, 16 जनवरी से शुरू हुआ था, तो इसको याद रखिएगा। और इसमें आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि 18 वर्ष वालों को कब कौन से फ़ेज़ में दिया गया, 45 प्लस वालों को कब दिया गया, 60 प्लस वालों को कौन से फ़ेज़ में दिया गया। तो इस बात को याद रखिएगा, डेट याद रखिएगा, ख़ासतौर में यूपीपीसीएस के लिए, क्योंकि यूपीपीसीएस में इस तरीके के डेट बहुत वो पूछता है। पता चला आपके ऑप्शन में ही 1, 2, 3, 4 मई दे दिया तो उसमें भी कंफ्यूज होने लगेंगे। अब आते हैं आप लोग कैसे इसको करते हैं टीकाकरण। तो ये तो लगभग सभी लोग जानते हैं, नहीं जानते हैं तो देख लें कि cowin.gov.in पोर्टल गवर्नमेंट की तरफ से है। यहाँ आप अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे और रजिस्ट्रेशन के उपरांत क्या है, आप टीकाकरण करा सकते हैं। वो भी कहाँ पर, अपने जितना भी प्राइमरी हेल्थ सेंटर है आपके, उस वहाँ पर जाके करा सकते हैं, जिला अस्पताल में जाके करा सकते हैं। इस तरीके से आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इस पोर्टल पे होगा। अब हम लोग बात करते हैं दूसरी चीज़ की। ये क्या है, ये डिफेंस सेक्टर की न्यूज़ है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है, तो उसको हम लोग देख लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है, चूँकि क्या है कि इसके 2 फेज़ हो चुके हैं। तो क्या है, भारतीय नौसेना ने लॉन्च किया ऑपरेशन समुद्र सेतु 2। तो इस मिशन के तहत क्या है, क्या किया जा रहा है, तो आप लोगों को याद होगा कि जब मई में बहुत ज़्यादा क्राइसिस हो गई थी ऑक्सीजन की, तो कैसे हम लोग इसको कर सकते थे। तो जल्दी हम लोगों को ट्रांसपोर्ट कराना था ऑक्सीजन, तो उसमें हम लोगों ने नेवी की मदद ली थी। और नेवी के मदद के तहत ही हम लोगों ने क्या किया कि INS कोलकाता, ये नाम है हमारे पोतों का, INS कोलकाता
और उसके बाद INS तलवार, ठीक है, INS तलवार, इस टाइप के जो हमारे युद्धपोत हैं उनका हम लोगों ने प्रयोग किया। और किस तरीके से प्रयोग किया, वो ऑक्सीजन को इंपोर्ट करने के लिए, ठीक है। तो इस पूरे अभियान का नाम हम लोगों ने रखा ऑपरेशन समुद्र सेतु 2। ऐसा क्यों रखा गया, इसको भी जानना ज़रूरी है। तो इस ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 के तहत हम लोगों ने क्या किया कि 40 मीट्रिक टन हम लोगों ने जो ऑक्सीजन है वो इंपोर्ट किया। कहाँ से, बहरीन से। उसके बाद क्या कहते हैं, बहरीन के अलावा जो हमारे गल्फ़ कंट्रीज़ है वहाँ से हम लोगों ने इंपोर्ट किया। तो इस संदर्भ में ये ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 बना था। अच्छा, तो आप लोगों के दिमाग में होना चाहिए कि समुद्र सेतु 1 भी हम लोगों ने सुना था लास्ट ईयर। तो समुद्र सेतु 1 क्या था, तो इसको समझ लीजिए कि समुद्र सेतु 1 और कुछ नहीं, जो बाहरी देशों में फंस गए थे कोविड लॉकडाउन के दौरान, कोविड के दौरान में जो बाहरी देशों में फंस गए थे लोग, उनको लाने के लिए जो इंडियन नेवी ने अपना अभियान चलाया था उसका नाम है ऑपरेशन समुद्र सेतु 1। क्या है, कोविड-19 के दौरान जैसे बाहर काम करने वाले प्रवासी लोग जाते थे, जैसे श्रीलंका में फंस गए थे। श्रीलंका के बाद आप मान लीजिए कि ईरान में फंस गए, श्रीलंका, ईरान, इन सब देशों में जब फंस गए थे तो नेवी हमारी गई थी और उन लोगों को सुरक्षित लेके आई थी। तो उसका नाम था ऑपरेशन समुद्र सेतु 1, जिसको हम एक और नाम दिए थे ऑपरेशन वंदे भारत। एक वंदे भारत ट्रेन है ना जो बहुत फास्टेस्ट स्पीड से चलती है, बस उसी के तहत हमने ऑपरेशन वंदे भारत मिशन चलाया था। और जिसके अंतर्गत ऑपरेशन समुद्र सेतु 1 चलाया। 1 के अंतर्गत क्या था, कोविड-19 लॉकडाउन में जो विदेशों में फंसे हमारे श्रमिक लोग थे या NRI लोग थे, उनको हम लोगों ने नेवी के थ्रू यहाँ पर भारत में रेस्क्यू किया। और वहीं दूसरा ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 किससे है, ऑक्सीजन इंपोर्ट से संबंधित है। और वो कैसा ऑक्सीजन, चूँकि हम लोगों के यहाँ ऑक्सीजन की कमी जब बहुत ज़्यादा हो गई तो हम लोगों ने गल्फ़ कंट्रीज़ वगैरह में, जैसे कि बहरीन वगैरह से हम लोगों ने 40 मीट्रिक टन के करीब ऑक्सीजन की शिपमेंट की थी, मंगवाया था, ठीक है। तो ये है समुद्र सेतु 2। तो इसी के संदर्भ में हम लोग आगे देख लिया जाए कि भाई जब हमारे यहाँ ऑक्सीजन की क्राइसिस हुई तो तमाम देशों ने हम लोगों की मदद की। तो किन देशों ने क्या क्या मदद की, कहीं एग्ज़ाम में थोड़ा बहुत पूछ लिया या फिर आपको मेंस लिखना होगा तो आप IR में इसको जोड़ सकते हैं नए अपडेट्स में। तो विदेशों से प्राप्त सहायता, तो विदेशों से कौन कौन से देशों से क्या क्या सहायता मिली वो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ब्रिटेन की। तो ब्रिटेन में क्या है, 495 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर वहाँ से लिए गए थे और 140 वेंटिलेटर इन्होंने दिए थे भारत को। ये बहुत बड़ी मदद थी क्योंकि हम लोगों ने उस समय तैयारी भी ढंग से नहीं की और वेंटिलेटर की क्राइसिस आप लोग जानते ही हैं, बेड हॉस्पिटल में मिल नहीं रहे थे। तो उस समय विदेश से हम लोगों को काफ़ी कुछ मदद मिली। अब और कौन सी कंट्रीज़ हैं तो उसको भी देख लेते हैं। तो और है तो फ्रांस है। फ्रांस क्या कर रही थी कि ऑक्सीजन पैदा करने वाले प्लांट भेज रही थी, वो यहाँ पर इस्टेब्लिश कर रहे थे, असेंबल कराने की बात कर रहे थे। उसके बाद ऑक्सीजन कंटेनर तक दूसरे चरण में इन्होंने भेजा। और तीसरी बात हम लोग करेंगे आयरलैंड की। तो आयरलैंड ने 700 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भेजा। आयरलैंड की राजधानी क्या है, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। राजधानियाँ ज़रूर देखते रहिएगा करंट पढ़ रहे हैं तो। UPPCS में तो मैच द फॉलोइंग वगैरह में तो पूछ ही लेता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं जर्मनी भी 120 वेंटिलेटर भेजा और उसके बाद N95 मास्क आदि भेजा। ऑस्ट्रेलिया ने क्या भेजा, 500 वेंटिलेटर और 20,000 फेस शील्ड। इस तरीके से इन देशों ने मदद की। अब बात आती है अमेरिका की, उस समय बड़ा चर्चा में भी था। तो अमेरिका से हम लोगों को क्या क्या मदद मिली इसको देखते हैं। तो सबसे पहली बात है एस्ट्राजेनेका, जो सब दवा बनाती है, इसने क्या किया, कोविशील्ड के उत्पादन के लिए कच्चा माल भेजा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को। कोविशील्ड कौन बनाती है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, आधार पूना वाला की कंपनी, जो अभी चर्चा में रहे थे कि वो भाग गए विदेश क्योंकि सभी लोग उनसे वैक्सीन की डिमांड कर रहे थे और उतना वो सप्लाई दे नहीं पा रहे थे, इस तरीके की चर्चा हुई थी। तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया खुद से तो कुछ नहीं बनाई, उनको मदद किया था एस्ट्राजेनेका। तो एस्ट्राजेनेका और इनके सहयोग से वैसे ही बना था। तो एस्ट्राजेनेका ने क्या किया कि उत्पादन के लिए जो कच्चा माल मिलता है, कच्चा माल लगता है, और भारत में कच्चे माल की बहुत बड़ी शॉर्टेज है, तो इस संदर्भ में उन्होंने मदद की, पहली मदद। अब बात करते हैं दूसरे में क्या है, तो USAID द्वारा भारत में जितना भी परिवहन से संबंधित सारी चीज़ें थी यूएस गवर्नमेंट ने, जितने भी उनके जो
क्लॉज थे, जैसे वहाँ से कोई चीज़ आती है तो वहाँ से आने के लिए तमाम कागजी कार्यवाही वगैरह में एक समय लगता है, सारे प्रोटोकॉल होते हैं, उनको उन्होंने बहुत ज़्यादा लिबरल कर दिया कि भाई जो भी मदद हो सके भारत में किया जाए। उसके बाद पीपी किट, रेमडेसिविर दवा, ये सब सारी चीज़ें भारत को एक्सपोर्ट किया उन्होंने। ठीक है, तो इस तरीके से विदेशी मदद को आप करंट अफेयर में भी ध्यान रखिएगा। और ये आपके लिए IR जब आप लिखेंगे, पता चला भारत अमेरिका संबंध लिख रहे हैं, तो भारत अमेरिका संबंध में आप लास्ट में ये जोड़ सकते हैं कि हाल ही में कोविड-19 महामारी के दौरान में अमेरिका ने भारत की किस किस तरीके से मदद की। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग अगले पे कि 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अब आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा एटक कब बना, ऑल इंडिया भारतीय मजदूर संघ कब बना और एटक कब बना, ये दोनों बताइएगा। आप लोग ट्रेडिशनल है लेकिन बताइएगा, थोड़ा बहुत पढ़े ही होंगे। तो 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। दूसरी बात, तेलंगाना सरकार को ड्रोन से कोविड-19 वैक्सीन के डिलीवरी के लिए मंजूरी दे दी गई। पहला राज्य मिला कि तेलंगाना रहा जहां पर कोविड-19 की वैक्सीन के डिलीवरी के लिए मतलब ड्रोन से वहां पर सप्लाई की जा रही थी, क्योंकि कोविड-19 में आप जानते ही हैं कि एक तरीके से कह दीजिए छुआछूत की बीमारी हो गई, आदमी एक दूसरे से बच रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग का ज़माना है, तो उसमें क्या है वो अब डिलीवरी करेगा कैसे, ड्रोन से, जिससे क्या होगा कि स्प्रेडिंग का खतरा बहुत मिनिमम रहेगा। तो किस सरकार ने किया है, तो याद रखिएगा तेलंगाना सरकार ने किया है। अब बात करते हैं हम लोग अगले की, तो वो क्या है कि नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ऑर्गेनाइजेशन ट्रीटी जो है हमारी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या है, इन्होंने डिफेंडर यूरोप 21 एक सैन्य अभ्यास शुरू किया है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। नाटो बना कब था, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैं पिछले लेक्चरों में आपको नाटो के बारे में भी बतलाया था और PDF में दिया भी था कि नाटो कब इस्टेब्लिश हुआ है और क्या हुआ, तो उसके पूरे के पूरे घटनाक्रम को दिया था। तो कमेंट बॉक्स में लिखिए नाटो कब बना। तो नाटो ने डिफेंडर यूरोप 21 सैन्य अभ्यास शुरू किया। सैन्य अभ्यास तो UPPCS देने वाले बड़ा अच्छे से रटते होंगे। तो अल्बानिया में हुआ। नाटो ने जो डिफेंडर यूरोप 21 सैन्य अभ्यास शुरू किया वो अल्बानिया में शुरू किया। अल्बानिया की भी राजधानी आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और इसमें कितने देशों ने हिस्सा लिया, तो इसमें 26 देशों ने हिस्सा लिया। अल्बानिया में हुआ था और 26 देशों ने इसमें हिस्सा लिया है। अब हम लोग बात करते हैं अगले टॉपिक की। अभी क्या हुआ है कि RBI ने नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंस सिस्टम एंड में शामिल हुआ है। ये एक वर्ड की ऑर्गेनाइजेशन है, नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में NGFC कहते हैं, उसमें शामिल हुआ है। तो ये स्वाभाविक सी बात है, तो क्यों होगा, ऐसा क्या रीज़न था कि उनको उसमें शामिल होना था। तो हुआ क्या था कि जो हम लोग कोई भी देश की जो सबसे बड़ी बैंक होती है RBI, क्या है, पूरा रेगुलेशन वही करती है। तो होता क्या है कि हम लोग जब व्यापार करते हैं तो व्यापार में होता क्या है कि हम इंडस्ट्रीज़ लगा रहे हैं। इंडस्ट्रीज़ लगाने से क्या होता है कि बहुत ज़्यादा आपका पोल्यूशन हो रहा है, उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है पूरी तरीके से। जो GDP हम जिस रेशियो में बढ़ा रहे हैं उस तरीके उस GDP के रेशियो में ग्रीनरी पे हमारे प्रभाव पड़ रहा है, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट पड़ रहा है। इस चीज़ को कम करने के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन काम करती है। तो उसके साथ RBI जुड़ के भारत के भी संदर्भ में देख सकेगी कि भारत में जो इंडस्ट्रीज़ वगैरह लग रही हैं उनका इन्वायरमेंट पर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, इसी के संदर्भ में RBI इसमें शामिल हुआ है। ठीक है, अब इसमें ये सबसे पहले कब शुरू हुआ था, तो ये 8 केंद्रीय बैंकों के साथ शुरू किया गया था और इसकी घोषणा की गई थी 2017 में। 2017 में बनाने की बात की गई थी। और उसका नाम था, जो उस समय क्या कहते हैं सबमिट हुआ था, उसका नाम था वन प्लैनेट समिट में ही इस तरीके के ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम कहते हैं, उसको बनाने की चर्चा हुई कि भाई जो इम्पैक्ट पड़ रहा है इंडस्ट्रीज़ का हमारे इन्वायरमेंट पर, हमारी ग्रीनरी पे, उसके संदर्भ में ये पूरा करती है, असेसमेंट रिपोर्ट निकालती है, पूरा रिपोर्ट निकालेगी। उसके हिसाब से वो हर देश को, जो संबंधित देश हैं, उनको रिपोर्ट भेजेगी कि भाई आप अपने यहाँ इंडस्ट्रीज़ को इस तरीके से रन कराइए। ठीक है, तो यही बात है जिसको हम लोग आगे अभी तक हम लोगों ने एक्सप्लेन किया कि RBI वित्तीय क्षेत्र में वैश्विक जलवायु जोखिम प्रबंधन से जानकारी प्राप्त करेगी और इसमें योगदान भी देगी।
जो अभी इतने देर तक बात चल रही थी। उसके बाद क्या करेगी आरबीआई इससे कि आरबीआई अपने वैश्विक साझेदारों के साथ मिलकर सतत अर्थव्यवस्था के दिशा में परिवर्तन करने का समर्थन करेगी। सतत अर्थव्यवस्था क्या है, आपकी सस्टेनेबिलिटी क्या है, आप लोग इसके बारे में वाकिफ़ हैं कि नहीं? चलिए छोटे से टर्म में हम बता देते हैं कि सतत का सस्टेन इकोनॉमी का क्या मतलब होता है कि आप अपने संसाधनों का उतना ही इस्तेमाल करिए जिससे आपकी अगली पीढ़ी को भी बच सके। आप ऐसा ना हो कि 100 लोगों का खाना एक ही दिन में ख़त्म कीजिए, ऐसा करिए कि 100 लोगों का खाना 100 दिन में चले। इसी को कहते हैं सस्टेनेबिलिटी की बात, जो हम लोग कहते हैं। ठीक है, जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ, रियो सम्मेलन हुआ, वो सब इसी से रिलेटेड है कि हम लोग सारे संसाधनों का, सारे रिसोर्सेज का अगर अभी इस्तेमाल कर लेंगे तो आगे आने वाली पीढ़ी के पास बचेगा क्या? और हमारी इकॉनमी भी तो उसी तरीके की होनी चाहिए कि आगे वाली पीढ़ी को भी हम कुछ दे पाएँ, रिसोर्सेज दे पाएँ। पता चला कि हम इतना ज़्यादा कंजम्पशन किए ऑयल का, पेट्रोल का, फॉसिल फ्यूल का, इन सब चीज़ों का इतना ज़्यादा यूज़ किए कि अगली पीढ़ी के पास कुछ बचा ही नहीं। तो इसी की बात 1992 से चल रही है और उसी के संदर्भ में इस संस्था का गठन हुआ है। ये बाकी आप लोग और डिटेल देखना होगा तो हमने इसको एक स्क्रीनशॉट लेके पूरा इसमें डाल रखा है, आप इसको और अच्छे से इसको देख सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि कौन सा राज्य जल जीवन मिशन के तहत 32 लाख घरों को नल के थ्रू जल कनेक्शन देगा, पीने युक्त पानी भेजेगा। सबसे बड़ी क्राइसिस है देश में कि जहाँ पर पीने योग्य पानी ही घरों में नहीं पहुँच पा रहा है। तो कौन सा ऐसा राज्य है जो जल जीवन मिशन के तहत 32 लाख घरों को नल के थ्रू जल कनेक्शन देगा? तो हम लोग देखेंगे तो आंध्र प्रदेश है ये। ठीक है, आंध्र प्रदेश ऐसा राज्य बना जिसने 32 लाख घरों को नल के थ्रू जल कनेक्शन, पानी का कनेक्शन देने की बात कही है हाल ही में। अब हम लोग बात और करते हैं, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि इस मिशन का, जो जल जीवन मिशन का मुख्य उद्देश्य है कि 2024 तक घर में, भारत के हर घर में नल कनेक्शन हो जाना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें टारगेट एग्ज़ाम में पूछ सकता है कि जो जल जीवन मिशन है ये केंद्रीय योजना है, अभी बता रहा हूँ इसको आगे चल के, कि हर घर में 2024 तक पानी का कनेक्शन पहुंच जाए, पीने योग्य पानी पहुंच जाए। ठीक है, और इसी मिशन के तहत आंध्र प्रदेश ने कहा है कि भाई ठीक है, हम 32 लाख लोगों को नल के थ्रू जल कनेक्शन देंगे। अब हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं कि क्या है जल जीवन मिशन। तो इसको यहाँ पे जूम आउट कीजिए। 2019 में अगस्त में इसकी घोषणा की गई थी, 15 अगस्त को इसकी घोषणा की गई थी। और इसके तहत क्या था कि पाइप के थ्रू जल आपूर्ति हम लोग सुनिश्चित कराएंगे। ठीक है, और सभी भागों में देश के सुरक्षित पेयजल को उपलब्ध कराना, ये हमारा था। और इसी के साथ साथ क्या था कि इसी का एडिशनल और क्या फीचर था कि कृषि में पुनः उपयोग के लिए रीयूजेबल वर्षा जल को हम क्या करेंगे, रीयूजेबल बनाएंगे। ठीक है, उसका संचयन करेंगे, ग्राउंड वाटर को क्या कहते हैं, अपग्रेड करेंगे। उसके बाद हमारा बेसिक इंफ्रा जो पानी के संबंध में, पीने योग्य पानी के संदर्भ में हो, उसको बनाएंगे। और वो क्या है, बेसिक इंफ्रा क्या होता है, तालाब बनाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे कि पुनर्भरण करेंगे पानी का। तो इस तरीके की चीज़ें। और उसी के तहत क्या हुआ, हमारे जो आंध्र प्रदेश सरकार है, उन्होंने कहा ठीक है, हम 32 लाख घरों में नल के थ्रू जल का कनेक्शन देंगे। ठीक है, तो अब हम लोग अगले टॉपिक पे चलते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ 2+2 संवाद स्थापित किया? बड़ा चर्चा में रहता है कि 2+2 क्या है, 2+2 क्या है, ये बड़ा चर्चा में रहा है। अभी तक हम लोगों ने कुछ देशों के साथ 2+2, खासतौर में आप लोग सुने होंगे अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इनके साथ हम 2+2 संवाद स्थापित करते थे। लेकिन अभी हाल ही में एक नई कंट्री है जिसके साथ हम लोगों ने MOU साइन किया है, समझौता साइन किया है कि हम आपके साथ भी 2+2 संवाद स्थापित करेंगे। तो उसमें कौन सा कंट्री है, तो वो है रशिया। रशिया के साथ हम 2+2 संवाद स्थापित करेंगे। अब बेसिक चीज़ें हम लोगों को थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि 2+2 संवाद में होता क्या है, इसको समझते हैं। तो 2+2 संवाद में क्या होता है कि एक तो डिफेंस मिनिस्टर, ये मिनिस्ट्रियल मीटिंग होती है, मंत्री स्तरीय मीटिंग भी 2-3 तरीके की होती है। एक होती है शिखर वार्ता। शिखर वार्ता में क्या होता है कि राष्ट्र प्रमुख वहाँ पर जाते हैं या प्रधानमंत्री लेवल की वो मीटिंग होती है, वहाँ पर मिनिस्टर नहीं जा सकते।
दूसरा होता है मिनिस्ट्रियल मीटिंग। आप लोग करंट अफेयर में पढ़ते होंगे मंत्री स्तरीय सम्मेलन हुआ, या फिर कहीं पढ़ते होंगे आप लोग कि शिखर सम्मेलन हुआ। तो शिखर सम्मेलन का मतलब कि सबसे हाईएस्ट पीक पे कौन बैठा है उसके उनका सम्मेलन होता है, अर्थात प्रधानमंत्री राष्ट्रपति उसमें जाते हैं। और जो मंत्री स्तरीय सम्मेलन होता है उसमें मिनिस्टर भाग लेते हैं। तो यहाँ 2+2 में क्या होता है, 2+2। 2 का मतलब हो गया कि पता चला भारत और रशिया कर रहा है, तो भारत के रक्षा मंत्री और भारत के ही विदेश मंत्री 2 बैठेंगे इस साइड इस टेबल पे, और सामने टेबल पे कौन रहेगा, 2 लोग रशिया के बैठेंगे, रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री। ये लोग बेसिकली बात किस पे करते हैं, डिफेंस सेक्टर पे बात करते हैं, अपने जो प्रवासी लोग हैं उनके संबंध में बात करते हैं, और कोई जो राष्ट्र की देश के लिए जो ज़रूरी है डिफेंस सेक्टर में, मान लीजिए कि सामरिक समझौता स्ट्रेटजिकल ट्रीटी, इस टाइप की चीज़ें इसी मिनिस्ट्रियल मीटिंग से फाइनल होती है। जैसे एग्जांपल देख लीजिए कि आप लोग, हम लोगों का किसके साथ था 2+2 सबसे पहले, वो था अमेरिका के साथ, और उसी के तहत हम लोगों ने लिमोआ ट्रीटी की। लिमोआ के अंदर क्या था कि हम लोग भारत और अमेरिका एक स्ट्रेटजिकल पार्टनर हो गया किसमें, सैन्य क्षेत्र में। अगर हमको आवश्यकता पड़ेगी तो हम अमेरिका के भी भूमि का प्रयोग कर सकते हैं अपने सामरिक हितों के लिए, अगर कोई युद्ध या कुछ ऐसी परिस्थिति होती है, और अमेरिका भी भारत का कर सकता है लिमोआ ट्रीटी के तहत। तो इससे कहीं ना कहीं हम 2 देशों के बीच में डिफेंस डील और फॉरेन जिसको कहते हैं फॉरेन मिनिस्ट्रियल डील बहुत अच्छा होता है। तो ऐसा तो है नहीं कि रशिया के साथ हो रहा, तो और किन किन देशों के साथ 2+2 वार्ता होता है वो हम लोग देखते हैं। तो देखिए, ये पहला रूस ऐसा है जो गैर क्वेड देशों के साथ है। क्वेड हम आपको IR वाले सेक्शन में कुछ संस्थाओं को पढ़ाएंगे जब UPSC वाले में, तो उसमें जब पढ़ाया जाएगा तो क्वेड संस्था के बारे में बताया जाएगा, जिसमें बेसिकली 4 कंट्री हैं, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका। तो इन 4 देशों का आपस में 2+2 वार्ता होती थी, लेकिन पहला ऐसा भारत का भागीदार देश बना जिसके साथ हम, जो गैर क्वेड देश है और हम उसके साथ 2+2 संवाद कर रहे हैं, वो कौन सा है, रशिया। ठीक है, अभी हम लोग अगर देखा जाए तो रशिया के साथ और कौन कौन सी डील कर रहे हैं, ये थोड़ा IR के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। तो S-400 ये क्या है, हमारी एयर डिफेंस सिस्टम है जो हम रशिया से अभी खरीदे हैं। आप लोग न्यूज़ में बहुत देखे होंगे, जब न्यूज़ चैनल देखते होंगे आज तक और ABP इसमें चलता होगा, आ गया भारत का हथियार और फलाना ढिमकाना जो भी वो करते थे। तो उसमें वो होता कुछ नहीं है, ये मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है जो आपके ऊपर अगर कोई अटैक करता है तो मिसाइल को हवा में ही ख़त्म कर देगा। ये S-400 लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, और ये 2 देशों को इनने दिया है। एक तरफ भारत को दिया है तो दूसरे तरफ रशिया ने चाइना को भी दे दिया है। दोनों देशों के पास है ये S-400। और इस डील को लेकर भारत और अमेरिका के बीच में थोड़ा विवाद भी हो गया। अमेरिका कह रहा था कि उनका एयर डिफेंस सिस्टम खरीदो, लेकिन भारत डिनाई कर दिया। उन्होंने थोड़ा सा दबाव भी बनाया कि हम आपके ऊपर सैंक्शन लगाएंगे अगर आप रशिया के साथ डील करते हो। लेकिन फाइनली डील साइन हो गई, और उस समय हमारी जो फॉरेन पॉलिसी थी अमेरिका के प्रति बड़ी अच्छी रही, उनका ज़्यादा इंटरफेयर भी नहीं हुआ इस मामले पे। ठीक है, अब दूसरी चीज़ क्या है कि SCO और ब्रिक्स में हम दोनों देश सहयोग कर रहे हैं। दूसरी चीज़ है जो भारत इतने सालों से परेशान है, UNSC में, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। ये क्या है, ये यूनाइटेड नेशन की एक संस्था है जो पावरफुल सबसे ज़्यादा विंग है वो UNSC है। क्यों? क्योंकि इसी के पास मिलिट्री एक्शन करने की पूरी पावर है। मान लीजिए कि सदस्य देशों के ऊपर किसी के ऊपर हमला हो जाता है तो UNSC के ही पास सारी पावर है कि वो किसी पर भी अटैक करवा सकती है, कम्युलेटिव सिक्योरिटी के तहत, सामूहिक सुरक्षा के आधार पे। ठीक है, तो यहाँ पर हम UNSC में भारत को सबसे ज़्यादा सपोर्ट रशिया से, और आज से नहीं, वो शुरू से ही रहा है, UNSC में भारत को सपोर्ट कर रहा है। केवल एक देश है बदमाश चाइना जो नहीं सपोर्ट करता, बाकी सभी करते हैं। ठीक है, उसके बाद 2025 तक $30 बिलियन का व्यापार हम लोग निर्धारित करेंगे। हम लोग जब इंडो रशिया रिलेशन पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि हमारे यहाँ बैलेंस ऑफ ट्रेड नेगेटिव है। हम उनके यहाँ इन्वेस्टमेंट करते हैं रशिया में, बट रशिया वाले बहुत ज़्यादा हम लोगों के यहाँ इन्वेस्ट नहीं करते। इसके कारण समस्या आ जाती है, बैलेंस ऑफ ट्रेड की प्रॉब्लम होती है। तो इस चीज़ को हम लोगों ने लक्ष्य को निर्धारित किया, और सरकार इसके चक्कर में प्रयास भी कर रही थी। तो $30 बिलियन के व्यापार के लक्ष्य को निर्धारित किया गया है।
ठीक है। उसके बाद अब दोनों देशों ने अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर की स्थापना कर रहे हैं। यूरेशियन आर्थिक संघ की बात कर रहे हैं। उसके बाद चेन्नई व्लादिवोस्तोक समुद्री गलियारा एक बन रहा है। तो ये सब याद रखिएगा, कभी आप लोग जब मेंस देंगे, यूपीएससी हो चाहे यूपीपीएससी हो, तो ये सब पॉइंट आपको बड़ा काम देगा वहाँ पे लिखने में भी, और बाकी आपको एमसीक्यू में काम देगा ही। तो एग्ज़ाम में क्या पूछा जा सकता है कि हाल ही में 2+2 संवाद स्थापित किस देश के साथ किया गया, एक तो सिंपल क्वेश्चन। और ये पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किस देश के साथ 2+2 संवाद नहीं होता, समझ गए। तो उसमें आपको क्वाड देश हैं, वो तीन रहेंगे ऑप्शन में, रशिया रहेगा, एक आधा और हो जाएगा जो नहीं रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से वो क्वेश्चन बना सकते हैं यूपीएससी में, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं कि हाल ही में किस बैंक ने खुदरा व्यापारियों को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म मर्चेंट स्टैक लॉन्च किया है। इसमें क्या है कि जो व्यापारी लोग हैं उनके लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बना दिया है कि एक बैंक ने, वो बैंक कौन है, आईसीआईसीआई ने ये बनाया है। तो बस ये नाम याद रखिएगा, मर्चेंट स्टैक किसका डिजिटल प्लेटफॉर्म है, तो आईसीआईसीआई बैंक का। किस लिए है, तो रिटेल जो व्यापारी हैं उनको बैंकिंग सेवाएं देने के लिए, ठीक है। उसके बाद अभी भारत में एक भारतीय राज्य है जिसने क्लैप नामक एक स्वच्छता अभियान शुरू किया है। क्लैप, ताली बजाते हैं हम लोग क्लैप, बस उसी तरीके का एक स्वच्छता अभियान है। तो ये किसने शुरू किया, ये शुरू किया है आंध्र प्रदेश ने, ठीक है। और इसका पूरा फुल फॉर्म है क्लीन आंध्र प्रदेश। इंपॉर्टेंट है बहुत एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो किस भारतीय राज्य ने क्लैप नाम से एक स्वच्छता अभियान शुरू किया है, तो आंध्र प्रदेश। और क्या नाम है उसका, क्लीन आंध्र प्रदेश, क्लैप, ओके। हम लोग चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। हाल ही में महिला आयोग ने आपातकालीन चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर शुरू किया है। मतलब ये आपको याद रखना है कि एक हेल्पलाइन नंबर है कि अगर किसी तरीके की मेडिकल इमरजेंसी किसी महिला को हो जाती है तो उस व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर पे वो डायरेक्टली एक मैसेज करेंगी और वहाँ तक उनकी सुविधाएं उनको डोर टू डोर मिल जाएगी, ठीक है। अब इसमें कहीं ऑप्शन में आपको कहीं कोई और दे देता है, किसी संस्था का नाम दे देता है, पता चला यूनिसेफ दे दिया, महिलाओं से संबंधी और कोई क्या कहते हैं आपका वो दे दिया संस्था का नाम, तो उसमें आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। ये केवल राष्ट्रीय महिला आयोग ने दिया है। महिला आयोग का गठन कब हुआ है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अब बात करते हैं दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन ब्रिज कहाँ खुला है, तो पुर्तगाल में खुला है। पुर्तगाल की राजधानी क्या है, इसको भी कमेंट में डालिएगा, ठीक है। बाकी कमेंट के टाइम में मैं रहता हूँ, आप लोग जानते हैं, कोई भी किसी तरीके का प्रश्न होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। अब बात करते हैं, बड़ा इम्पॉर्टेंट है, 1 मई को गुरु तेग बहादुर की जयंती मनाई गई। जयंती कब मनाई जाती है, जब कोई पैदा होता है, पहले तो ये याद रखिएगा जयंती। पता चला आजकल फेसबुक पे इतना ट्रेंड चला है कि लोग खोज के एकदम फलाना की जयंती, तो इनका पुण्यतिथि, तो इस तरीके से एकदम, और लोगों को खुद ही नहीं पता होता है कि जयंती क्या है, पुण्यतिथि क्या है और तमाम चीज़ें। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि 1 मई को गुरु तेग बहादुर की जयंती मनाई गई। लेकिन कौन से नंबर की जयंती थी ये, तो सिखों के एक तो 9वें गुरु थे और 400वां प्रकाश पर्व के रूप में मनाया गया। 400वां, ये याद रखिएगा, और 9वें गुरु थे। अब हम लोग बात करेंगे कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो अमृतसर में हुआ था 1621 में। तो अभी क्या चल रहा है, 2021, तो 400 साल तो वैसे ही हो गए। उसके बाद मृत्यु कब हुई है, तो 1675 में। और किसके द्वारा मृत्युदंड दिया गया था, तो ये दिया गया था औरंगजेब के द्वारा। अब अभी तक तो आदमियों का टीका ढंग से मिल नहीं पा रहा है। रूस ने क्या कहा भैया जानवरों का लिए टीकाकरण का उत्पादन करना जा रहा है, वो मतलब जानवरों के लिए कोविड-19 वैक्सीन का उत्पादन करने वाला कंट्री कौन हुआ, रशिया। और उसका नाम क्या है, कार्नेवैक-कोव, ये इस टीके का नाम है। ये बेसिकली कुत्तों के लिए बनाया गया है, क्योंकि ये जूनोटिक है ना, ये रोग जो कोविड-19 है ये जूनोटिक रोग है। जूनोटिक क्या होता है, जब कोई रोग जानवर से इंसान में
एनिमल टू ह्यूमन अगर ट्रांसफ़र हो सकता है या फिर ह्यूमन टू एनिमल हो सकता है, तो ऐसे रोगों को हम लोग जूनोटिक कहते हैं। जूनोटिक, ये भी कहीं ऑप्शन में ना आ जाए आप लोगों को तो गड़बड़ हो जाए आप लोग। जूनोटिक, ठीक है, तो जूनोटिक रोग के श्रेणी में इसको रखा जाता है। अब बात करते हैं हम लोग अगले इसी के संदर्भ में कि ऐसा हुआ क्यों। अब हुआ क्या कि रशिया का मानना है कि कई देश हैं जो इसकी डिमांड कर रहे हैं, जैसे लेबनान हो गया, कज़ाकिस्तान हो गया, पोलैंड हो गया, ग्रीस हो गया, जर्मनी हो गया, ऑस्ट्रिया हो गया, ईरान हो गया, अर्जेंटीना हो गया। ये सब टाइप के जो देश हैं वो कह रहे हैं इनको वैक्सीन खरीदने में काफ़ी रुचि है। ये गलत लिखा है, मिर्ची नहीं रुचि है, रुचि व्यक्त की गई है, ठीक है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। उसके बाद दूसरी बात क्या आती है कि पिछले ही साल एक घटना हुई थी कि 2020 में डेनमार्क में 17 मिलियन से अधिक मिंक एक जानवर होता है, उसको मार दिया गया था क्योंकि उसके अंदर वायरस पहुंच गया था आदमियों से। ये और ज़्यादा रिस्की है। सोचिए, अभी तो आदमी सुरक्षित नहीं है, अगर हर जानवर को कोरोना होना शुरू हो जाए तब तो आदमी तो मास्क लगा के और सैनिटाइज़र यूज़ करके तो काम चला लेगा, जानवर कैसे करेंगे। और जानवर हर जगह घूम रहे हैं, उनको तो आप बता भी नहीं सकते भाई कि आप घर में रहिए। पुलिस वाले डंडा लाठी लेके दौड़ रहे थे, तो पुलिस जानवरों के लिए कितना करेंगे। इंसानों का तो मैनेजमेंट हो नहीं पा रहा है, जानवरों क्या होगा। तो इसी संदर्भ में रशिया ने इसको बनाया है, ठीक है। ये कुत्ते को जो लगाया गया था उसकी पिक है ये, ठीक है। अब आते हैं अभिनेता विक्रमजीत कावरपाल, उनका निधन हो गया है। निधन तो देखिए कोविड-19 से बहुतों का हुआ है। जब आप लोग करंट अफेयर की बुक खरीदेंगे तो उसमें सबसे लंबा इस बार नियुक्ति या अवार्ड से ज़्यादा केवल मृत्यु वाला रहेगा। और देखिएगा यूपी में तो बहुत पूछेगा निधन पे, निधन थोड़ा फोकस रखिएगा, ठीक है। तो कावरपाल कौन थे, बहुत बार देखे हैं आप लोग, वेब सीरीज़ में देखे हैं, उसके बाद मूवीज़ में देखे हैं। ये हैं कावरपाल जी, इनका कोविड-19 से निधन हो गया है। अब आते हैं यूके ने क्या किया है, संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक परिवार नियोजन कार्यक्रम, ये यूनाइटेड नेशन का वैश्विक परिवार नियोजन कार्यक्रम है UNGFPP, उसके लिए अपने फंड में कटौती कर दी है। उनका कहना है भाई देखो कोविड में हमारा खुद इतना खर्चा हो गया, तुमको कहाँ से पैसा दें, पैसा है किसके पास। तो इसीलिए, और जबकि इनकी जो व्यक्तता थी लगभग 150 मिलियन यूरो के करीब थी कि ये हर साल इतना देंगे, अब उसको गिरा के सीधे 23 मिलियन पर इन्होंने कर दिया। तो बड़ा इस पर थोड़ा सा चर्चा में रहा। तो हो सकता है कि एग्ज़ाम में आपसे पूछ लिया जाए कि हाल ही में किस देश ने इसमें कटौती कर दी, यूनाइटेड नेशन के परिवार नियोजन कार्यक्रम के तहत, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। ये रहा ग्लोबल फंड का लोगो रहा है। ये बेसिकली क्या करती है, इस पैसे का यूज़ किया जाता है एड्स के लिए, ट्यूबरकुलोसिस के लिए, मलेरिया के लिए, रोगों के लिए। ये भी WHO की तरह ये भी फंड का काम करती है, पैसा देते हैं ये लोग रिसर्च में, R&D में, ठीक है, तो उसमें काम करते हैं। अब हम लोग बेसिकली बात करते हैं ट्राइफेड बड़ा ही मतलब समझ लीजिए सबसे इम्पॉर्टेंट में से एक है। इसका बेसिक भी बहुत ज़्यादा जानना ज़रूरी है और इसके बाद इसका करंट का सिनेरियो भी ट्राइफेड का जानना ज़्यादा ज़रूरी हमको लगता है, तो उसको थोड़ा सा समझ लिया जाए। तो ट्राइफेड का बेसिकली काम क्या होता है, ये जो जनजातीय लोग होते हैं, जिसको हम लोग आदिवासी कहते हैं या ST कहते हैं, शेड्यूल ट्राइब्स, जो कि जंगलों में रहते हैं, हम लोगों की जो नॉर्मल सिविलाइजेशन है उनसे काफ़ी दूर रहते हैं, मतलब कह सकते हैं कि हमारे कल्चर को अभी तक अडॉप्ट भी ढंग से नहीं कर पाए और बहुत ज़्यादा गरीब रहते हैं। तो ये जो संस्था है जो 87 में बनाई गई, ये ट्राइफेड करती क्या है कि चूँकि जंगलों में ये लोग रहते हैं तो इनके पास संसाधन होते हैं, जैसे बांस का काम, बांस वगैरह को आप लोगों ने देखा है, बांस का काम, वो जो होते नहीं है बास्केट टाइप में पूरा बांस उसका बनाए जाते हैं। तो इस तरीके के तमाम तरीके के जनजातीय क्षेत्रों में कार्य होते हैं। तो ये संस्था कहती क्या है कि उन जो प्रोडक्ट को उनको बताती है कि कैसे वो मैनेजमेंट करें, कैसे उसको मार्केट में सेल करें, कैसे उनको अच्छी कीमत मिले, मतलब बेसिकली उनकी जीवन स्तर को सुधारने का काम करती है। अर्थात उनका आर्थिक पहलू को मजबूत करती है कि हर आदमी क्या है स्वावलंबी बने, आत्मनिर्भर रहे। इस संदर्भ में ट्राइफेड काम करती है, जो 1987 में बनाई गई थी। अब इसके तहत एक इन्होंने समझौता किया है द लिंक फंड के साथ। इसके तहत क्या है, द लिंक फंड के साथ इन्होंने समझौता किया है। इसके अंतर्गत क्या है कि आदिवासी लोगों के लिए रोजगार सृजन विकास की दिशा में कार्य करेंगे और उनकी जो उपज होती है, जो उनका फसल की उपज होती है, उसका
अतिरिक्त मूल्य मिलना चाहिए, हाई रेट पे मिलना चाहिए, क्योंकि वो तो वैसे ही बहुत पिछड़े हैं। अगर उनको थोड़ा ज़्यादा पैसा मिल जाए तो कोई बुराई तो है नहीं। तो ये द लिंक फंड के साथ इन्होंने अभी एक टाई अप किया है। हम लोग बात करते हैं ट्राइफेड के संबंध में। तो ट्राइफेड क्या है? 1987 में बनाई गई थी, जनजातीय कार्य मंत्रालय के तत्वाधीन में है। ये राष्ट्रीय नेशनल लेवल की नोडल एजेंसी है और इसको बनाया गया था वो 1984 के एक्ट से, जिसका नाम है मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के तहत बनाया गया। ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है जनजातीय लोगों का सामाजिक आर्थिक विकास, आर्थिक कल्याण को बढ़ावा देना, ज्ञान, उपकरण और सूचना के साथ जनजातीय लोगों का सशक्तिकरण एवं क्षमता का निर्माण, जो अभी तक मैं एक्सप्लेन कर रहा था। ठीक है। और ये कार्य क्या करती है? यह मुख्य रूप से दो कार्य करती है। पहला क्या कि जो वन उपज है, यानी जो जंगल की जो चीज़ें हैं, जैसे मैंने आपको बांस का उदाहरण दिया था, बम्बू का, तो उसका ये क्या करेगी? उसका विकास करेगी कि आप लोग मतलब प्रोत्साहित करेगी जनजातियों को कि आप उसका प्रोडक्शन बढ़ाइए, और प्रोडक्शन बढ़ाने के बाद उसका मार्केटिंग का काम करेगी, खुदरा विपणन एवं विकास, यानी रिटेल मार्केटिंग, ये सब सारा मैनेजमेंट का काम ट्राइफेड करती है। भाई जब इतना करेगी तभी तो वो उनको आर्थिक और सामाजिक रूप से उठा सकती है। ठीक है। भारत के मुख्य भूमि के लोगों के साथ उनको जोड़ने का काम कर सकती है। तो ट्राइफेड हमेशा याद रखिएगा। ये जब भी आप सामाजिक न्याय वाला सेक्शन पढ़ेंगे या फिर आप पढ़ेंगे कि जनजातीय क्षेत्रों के लिए भारत सरकार क्या क्या पहल कर रही है, क्या नहीं कर रही, उसमें ट्राइफेड बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब हम इसका ट्राइफेड का पूरा नाम अगर देखना चाहें तो भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिसंघ। अब हम लोग बात करते हैं कि और भी प्रोग्राम शुरू किए। अभी तो इन लोगों ने द लिंक फंड के साथ अभी टाई अप किया, और क्या क्या प्रोग्राम शुरू किए हैं तो वो देख लेते हैं। सबसे पहले अप्रैल में संकल्प से सिद्धि तक यह शुरू किया गया। ये क्या करेंगे? ये जनजातियों के लिए एक विकास केंद्र को तैयार करेंगे, डेवलपमेंट सेंटर बनाएंगे, जहां 100 दिन की पहल है, 100 दिन के अंदर उनको चीज़ों के प्रति ट्रेंड करेंगे। दूसरा क्या है इनका? ट्राइबल इंडिया कंपटीशन इन्होंने शुरू किया अप्रैल में। और उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इन्होंने ट्राई फूड पार्क बना रहे हैं। ये जैसे ट्राइफेड अपने नाम से ही ट्राई फूड पार्क बना रहा है। इसके तहत क्या है कि आदिवासी लोगों से कच्चे माल की खरीद करेगा ये, और उसे प्रोसेस करेगा, और प्रोसेस करने के बाद बेहतर कीमतों पर बेचने में मदद करेगा। अर्थात क्या है कि वो उनसे पता चला है कि वो जो छोटे छोटे जो होते नहीं, हस्तशिल्प उद्योग टाइप में जो बनाते हैं, कह नहीं रहे बास्केट वस्केट, उनको ये खरीदेगा, प्रोसेस करेगा, मार्केटिंग करेगा, उसके बाद मार्केट में बेचेगा, फिर उनको बेहतर पैसा देगा। तो उपज के प्रसंस्करण के बारे में, प्रोसेसिंग के बारे में ये क्या करेंगे? उनको प्रशिक्षण देंगे, ट्रेनिंग देंगे। ठीक है। आरओसी क्या है? रोक, जो हाल ही में चर्चा में रहा। रोक क्या है इसको बतलाइए, पढ़े होंगे। तो स्ट्रेटो लॉन्च एक कंपनी है, उसने विश्व का सबसे बड़ा हवाई जहाज़ बनाया है, जिसमें सीटिंग कैपेसिटी हम बता नहीं सकते आप कितने लोग, मतलब जो आजकल के बोइंग जो कंपनी है सबसे बड़े विमान बनाती है बोइंग, तो बोइंग के विमान से भी 2 से 3 गुना बड़ा ये विमान ये बना रहे हैं। ठीक है। तो उसी के संदर्भ में पूरा ये है। तो अब समझते हैं हम लोग कि इसको बनाया कौन है। तो स्ट्रेटो लॉन्च कंपनी ने बनाया है। ठीक है। और क्या है? इसका जो पंख है, जो इसका विंग है, विंग का साइज़ इतना है कि एक फुटबॉल का मैदान, जब दोनों विंग इसके खुलते हैं, मतलब जब साथ में रहें विंग, तो दोनों के दोनों समझ लीजिए कि एक फुटबॉल मैदान के बराबर है, स्टेडियम के बराबर। ये देखिए इसके पिक है। जैसे इसका जो पिक है वो एकदम ऐसा देखने में लग रहा है कि 2 विमानों को जोड़ दिया गया, 2 हवाई जहाज़ों को जोड़ दिया गया। इसका भी ट्रायल किया गया है। ये अमेरिका की कंपनी थी, स्ट्रेटो लॉन्च इसने बनाया था। और स्ट्रेटो लॉन्च को सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस कंपनी को बनाने वाला जो व्यक्ति था वो माइक्रोसॉफ्ट का को फाउंडर था। इसको 2011 में बनाया है, विमान कंपनियों में शामिल किया है। ठीक है। और सबसे बड़ी बात है 4000 फीट से ऊंचाई, 4000 फीट से ऊपर इसको उड़ाया गया है, और 320 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 320 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चली है। सबसे महत्वपूर्ण बात। और 4000 मीटर की ऊंचाई पर, यानी अगर ऐसे जोड़ेंगे तो लगभग 4 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसको उड़ाया गया है। और ये जो रोक नाम दिया गया है, ये इससे कंफ्यूज मत होइएगा, एक चिड़िया है बहुत बड़ी होती है वहाँ यूएस वगैरह में, उसी के नाम पे इस विमान का नाम रोक रखा गया है।
अब एक ग्लोबल फॉरेस्ट गोल रिपोर्ट आया है 2021 में, तो इसे जारी कौन करता है? तो संयुक्त राष्ट्र इसको जारी करता है, यूनाइटेड नेशन। ठीक है, अब बात करते हैं कि अब हुआ क्या कि इनकी रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 के दौरान लगभग आश्रित आबादी की आय में कमी आएगी, नौकरी में कमी आएगी, बाज़ारों और सूचना तक पहुंच कम होगा इनका। ये सब सारी बातें अभी इस रिपोर्ट में बतलाई गई हैं। और उसके बाद क्या होगा कि लगभग 1.6 बिलियन लोग वनों पर निर्भर हैं, जो वैश्विक जनसंख्या का 25% हैं। ये इससे प्रभावित होंगे। पूरे वर्ल्ड पॉपुलेशन का 25% जो पॉपुलेशन है वो इम्पैक्ट उस पर आएगा कोविड-19 का। ठीक है, उसके बाद इन्होंने हर देशों के लिए कुछ लक्ष्य रखा है, उसी में से भारत के लिए भी लक्ष्य रखा है। उनका कहना है कि रिपोर्ट द्वारा पहचाने गए प्रमुख लक्ष्यों में भारत में 2 लाख हेक्टेयर वृक्ष और वनावरण को पर ईयर जोड़ना है। इस डेटा को ज़रूर याद रखिएगा, 2 लाख हेक्टेयर वृक्ष और वनावरण को जोड़ना है पर ईयर। ठीक है, हालांकि इन्होंने और देशों को भी टारगेट दिया है, जैसे ऑस्ट्रेलिया को दिया है कि 2020 तक 20 मिलियन पेड़ लगाएं। ठीक है, ब्राज़ील को दिया है 2 मिलियन हेक्टेयर तक बढ़ाने के लिए। तो इसी तरीके से भारत को भी इन्होंने टारगेट दिया है कि 2 लाख हेक्टेयर वृक्ष और वनावरण को लगाएं। अब बात करते हैं, इसमें भी एक और चीज़ आई है कि इस रिपोर्ट के अनुसार जो 26 लक्ष्य हैं, 26 लक्ष्यों में से 6 ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्स का अवलोकन भारत में, जो भारत ने अपने फॉरेस्ट कवर के लिए 26 लक्ष्य रखे हैं, उस 26 लक्ष्य में से 6 लक्ष्य तो इसी फॉरेस्ट गोल रिपोर्ट से संबंधित हैं। ये भी बात सामने आई। अब हम लोग बात करते हैं कुछ भारत में। तो भारत का वन स्थिति समझेंगे तो जो 2019 के अनुसार भारत का वन और वृक्ष कवर कितना है? 24.56। ठीक है, सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? एमपी है, अरुणाचल है और छत्तीसगढ़ है। वन क्षेत्रफल वाला मैं बोला हूँ, वन प्रतिशतता वाला नहीं, पता चला उसमें भी कन्फ्यूज हो गए। और भारत में वन के संबंध में जो नीति लाई गई है वो लाई गई है भारत की राष्ट्रीय नीति 1988। इसके अंतर्गत क्या है कि 33% भौगोलिक क्षेत्र को वन और वृक्षाच्छादित करना है। यानी हमारा जो कवर है 24%, उसको बढ़ा के हम कितना करना है? हम लोगों को करना है 33%। और इसी पर सरकार पूरी तरीके से पहल कर रही है। ठीक है, 2 मई को अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस के रूप में हम लोगों ने मनाया है। 2 मई को अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस। 3 मई को हम लोगों ने क्या मनाया? विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। 3 मई को हमने मनाया है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। दिवस और थीम पूछता नहीं है, तो उसी संदर्भ में इसको भी नोट कर दिया कि भाई आप लोग देख लीजिएगा। अच्छा, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का क्या रैंक है? पिछले क्लास में हमने बताया था। और ये जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है उसको जारी करता कौन है? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। यूनाइटेड नेशन की तरफ से ये वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स लॉन्च होता है। अभी हाल ही में क्या हुआ कि लितानी नदी है लेबनान में, वहाँ पर बड़ा हाल ही में खबरों में रही। क्यों? क्योंकि वहाँ पर क्या हुआ है कि पोल्यूशन के कारण, वाटर पोल्यूशन के कारण बहुत लार्ज स्केल पर लगभग मछलियाँ, कई टन मछलियाँ मारी गई हैं। और इसका कारण था जल प्रदूषण। तो आपको याद रखना है कि ये जो लितानी नदी है, लितानी नदी है कहाँ पर? फिर उसके बाद आपको याद रखना है लेबनान की मैपिंग देखनी है एग्ज़ाम अपने लिए, होमवर्क के रूप में आप लोग कर लीजिएगा। लेबनान की राजधानी आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए। और ये इनकी नदी है, ये देखिए मेडिटेरियन सी में ये गिरती है, भूमध्य सागर में। तो ये याद रखिएगा। ठीक है, नदी देखिए जो चर्चा में रहता है, आप लोग के दिमाग में होगा कि यूपीएससी मैपिंग कैसे करता है। तो यूपीएससी मैपिंग वहीं से करता है जहाँ कोई घटना घटी हो, कोई चर्चा में रहा हो विषय, तो उसी के आसपास की चीज़ों को वो टारगेट करता है। और आप लोग अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखे होंगे यूपीएससी का, ज्योग्राफी का, तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट कौन से क्षेत्र होते हैं? आपका मिडिल ईस्ट, सेंट्रल एशिया वगैरह का जो क्षेत्र है, इधर इज़राइल है, फ़िलिस्तीन है, लेबनान है, ये सब जो क्षेत्र हैं, ये वैसे भी मैपिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये समझ लीजिए कि अगर वो मैपिंग यूपीएससी पूछता है तो एक आध क्वेश्चन यहीं से वो दाग देता है। और अभी तो फ़िलिस्तीन और इज़राइल का जो विषय चल रहा है, ये भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसलिए मैपिंग ज़रूर उधर का देख लीजिएगा आप लोग।